Exercise 15.2 topic is double integration over general regions, यानी most of the regions will be non-rectangular. जो rectangular regions थे वो हमने 15.1 में किए, और जो यहाँ पर आपको ये जो regions of integration नजर आ रहे हैं ये mostly क्या हैं, non-rectangular हैं। इसमें जो सबसे पहला टारगेट है वो ये है कि हम इनको देखें कि ये हमें ग्राफ पे नजर कैसे आते हैं रीजन इस तरह के। अगेन अगर आपने कंफर्मेशन करनी हो तो आप डेस्मोस या जियोजेब्रा यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये रीजन्स ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि जो x की लिमिट्स हैं वो 0 से 3 तक है और y की जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2x है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने जो काम करना है वो ये है कि आप इनको लिख लें, x की लिमिट्स है 0 से 3, तो आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लेना है। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। अगर हम y की बात करें तो y की लिमिट्स हैं 0 से 2x, तो आपने y की लिमिट्स को भी लिख लेना है, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2x। बाय चांस आपके पास ये चारों लीनियर फंक्शंस हैं, यानी आपके पास ये स्ट्रेट लाइंस हैं, तो आपने ये चारों स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। जब x किसी कांस्टेंट के इक्वल हो तो ये वर्टिकल लाइन होती है, जब y किसी कांस्टेंट के इक्वल हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर मैं आपको इसका रफ स्केच बना के दिखाऊं तो वो किस तरह से बनेगा, अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो और उसमें अगर हम x इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर हम x इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऐसी लाइन, ऐसी वर्टिकल लाइन जो कि ओरिजिन से पास करती है, 0 से पास करती है, तो x के ऊपर 0 यहाँ पे होता है। आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो रेड कलर में आपको लाइन नजर आ रही है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग x इज इक्वल टू 0। और अगर आप बात करते हैं x इज इक्वल टू 3 की, तो आप इसको थोड़ा सा लेबल कर लें ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि x इज इक्वल टू 3 इस जगह पर एक वर्टिकल लाइन बनेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी क्लियर कि ये मैंने की बाउंड्री लाइंस बना दी हैं इस रीजन की, और अगर आपको पता है कि जो रीजन बनेगा वो इसके बीच वाला होगा, लेकिन जो कंप्लीट रीजन होगा वो x और y दोनों को मिलाने से बनेगा। अब बात करते हैं y की लिमिट्स की। तो इसकी लोअर लिमिट है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि y इज इक्वल टू 0 में से पास कर रही है, जिसको हम x एक्सिस भी कहते हैं। दिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड देन y इज इक्वल टू 2x। ये y इज इक्वल टू 2x क्या चीज है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपने किसी भी स्ट्रेट लाइन का क्विक ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप उसमें x की 2 या 3 वैल्यूज ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें x को 0 पुट करते हैं तो y भी 0 ही आ जाएगा, आपको पता है। अगर हम x में इसको x को 0 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा 0, तो पॉइंट बना 0 0। अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो पॉइंट क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो y क्या आ जाएगा 4। तो आप इतना करके चेक कर लें। तो 0 पे 0 है, अगर हम 1 पुट कर रहे हैं x को तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 आ रहा है, सपोज के 2 यहाँ पे करके है। अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, सपोज के 4 यहाँ पे है। तो जब आप इनको पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो ये थोड़ा सा ज़रा टेढ़ा हो गया ये इसको, क्योंकि ये ओरिजिन से पास करेगी तो इसलिए मैंने इसको लाइन को ज़रा ठीक कर लिया। तो ये लाइन कौन सी है जो मैंने ड्रॉ की है, दैट इज y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो रीजन बनता है वो ये वाला है। अगर आप इसको फोकस करेंगे y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2x में, तो ये वाला पोर्शन बनता है। और कंबाइंड जो रीजन आपको नजर आएगा जब आप सबको शेड करेंगे तो जो रीजन बनेगा वो आपका पास ये वाला रीजन बनेगा, जो कि कंबाइंड रीजन होगा इन दोनों को मिलाने से। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये रीजन क्या है, इसकी शेप का नाम क्या है? सर राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्कुल, आप सिर्फ ट्राइंगल भी कह लें तो काफी है, ट्राइंगुलर रीजन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है इट्स अ ट्राइंगुलर रीजन। तो आप नोट करें कि आपको बाकी क्वेश्चंस में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज भी नजर आएंगी, जैसा कि आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 2 की, y इज इक्वल टू x माइनस 1 की, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर। मुझे कोई बताएगा ये क्या चीज होती है y इज इक्वल टू x स्क्वायर? ये ग्राफ किसका है? कुछ ग्राफ आपके वैसे ही ज़हन में होने चाहिए। अगर लीनियर सर फंक्शन हो तो स्ट्रेट ये लाइन बनती है। जी ये जी, शाबाश पैराबोला है आई थिंक। शाबाश। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है जो कि ओरिजिन में से पास करता है। ठीक है, कुछ ग्राफ आपको 100% याद होने चाहिए ओपनिंग अपवर्ड्स। तो कुछ ग्राफ जुबानी याद करें ताकि आपको हेल्प आउट करें। स्ट्रेट लाइन इज नॉट हार्ड,
आपको बता चुका हूँ, अगर आपने वेरीफाई करने हो तो आप डेस्मोस वगैरह पे जा सकते हैं। किसी भी इक्वेशन का, किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना हो, एक्स की 2-3 वैल्यूज पिक कर लें, पॉजिटिव साइड से भी, नेगेटिव साइड से भी, और ग्राफ उसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस है स्केचिंग द रीजंस ऑफ इंटीग्रेशन। जो हमारा एक्चुअल काम है वो है स्केच करके उसकी लिमिट्स को देखना, यानी उनकी लिमिट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये रीजन बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 से 18 में अगर आप गौर करें तो ये रीजन आपके सामने बना हुआ है ऑलरेडी। अब आपने इसमें जो इंटीग्रेशन करनी है हमने इस रीजन की, हमने वो बतानी है। दैट इज द क्वेश्चन। तो अगर रीजन स्केच किया गया हो ऑलरेडी, जैसा कि ये स्केच किया गया है x इज इक्वल टू 0 पे, यानी ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है जो कि नजर नहीं आ रही, लेकिन एनीवे उसने आपको एक रीजन शेड करके दे दिया है, और उसने आपसे कहा है कि राइट एन आइटरेटेड इंटीग्रल फॉर दिस ओवर द डिस्क्राइब्ड रीजन आर यूजिंग द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस क्या होते हैं? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को वर्टिकली स्लाइस करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक सेब हो और आप एक सेब के ऊपर से छुरी नीचे की तरफ लेके जाएं, तो ये आपने उसको वर्टिकली स्लाइस किया है। और जब आप जो चीज आपको शेप सामने नजर आ रही होगी कटे हुए सेब की, वो उसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप सेब को स्लाइस करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो वो जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, जो आपको पीस ऊपर से शेप नजर आएगी, वो उसका हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे भी फर्क पड़ता है कि आप वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन की। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप वर्टिकल क्रॉस सेक्शन करते हैं तो उसमें एक्स की लिमिट्स कांस्टेंट होती हैं, जो चीज़ आपने याद रख लेनी है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस कर रहे हैं तो उसमें वाई की लिमिट्स कांस्टेंट होती हैं। अब चूंकि ये टॉपिक आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए कुछ नोट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे इस एक्सरसाइज को इजीली अंडरस्टैंड करने में। आपने जो प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा, वो ये ग्राफ वगैरह को समझने में करनी है। तो मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम जैसे भी बात कर रहे थे कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन की, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखें, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं इस इंटीग्रेशन को करने की, या तो x की लिमिट्स कांस्टेंट होंगी या y की लिमिट्स कांस्टेंट होंगी, ठीक है। अगर x की लिमिट्स कांस्टेंट होंगी तो इसका मतलब है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की। तो उस केस में हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है और फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। अगर हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन की, तो उसमें y कांस्टेंट है और x की लिमिट्स आपके सामने देख लें कि y का फंक्शन बना हुआ है। उस केस में आपने जो पहले इंटीग्रेशन करनी है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, वो dx पहले लिखा हुआ है, तो विद रिस्पेक्ट टू x पहले करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपसे जस्ट थ्योरम शेयर किया कि आप इसको अगर देखना चाहें तो बुक से भी देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। इसमें बड़े ध्यान से आपने चीज देखनी है। 9 से 18 क्वेश्चन में हमें रीजन्स दिए हुए हैं और हमने वो जो इंटीग्रेशन होती है डबल इंटीग्रेशन, उसका हमने एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द रीजन आर, जो कि शेड किया हुआ है यूजिंग द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन और यूजिंग द हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। तो पहले हम बात करते हैं वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के लिए आप चाहे एरो यूज कर लें ताकि आपको ज़हन में रहे कि x कांस्टेंट होगा और y वेरिएबल, उसमें कोई उसकी एक लिमिट में वेरिएबल आएगा। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? इसमें x की लिमिट्स को देखा जाता है रीजन पे लेफ्ट टू राइट, यानी जैसे कि ये इसकी हद है लेफ्ट साइड से। तो मुझे कोई बता सकता है कि ये जो लाइन बन रही है, जो एक्चुअली y एक्सिस है, इस पर x की वैल्यू क्या है? 0। बिल्कुल। अब आपने ध्यान से देखना इस चीज को। ये मैंने रीजन लिखा r dA। अब इसमें मैंने पहले किसकी बात की है? पहले बात की है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की। तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में क्या चीज कांस्टेंट है? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में x कांस्टेंट है, तो x की लिमिट्स पहले आनी है, ज़हन में रखिएगा। अब लोअर लिमिट की बात की है, तो मैंने आपको बताया कि आपने रीजन को देखना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन के लेफ्ट साइड पर जो लिमिट x की वो बिल्कुल सेम चल रही है, कोई फर्क नहीं है। और आपने भी मुझे ये कहा कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो है 0, तो लोअर लिमिट तो आ गई 0। अब अपर लिमिट की बात करते हैं, x की अपर लिमिट की।
लेकिन देखना है इस रीजन का राइट मोस्ट पॉइंट। इस रीजन का जो राइट मोस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, ये वाला। कोई मुझे बता सकता है कि ये पॉइंट कैसे आएगा? जी परपेंडिकुलर ड्रा करना। शाबाश, बिल्कुल नहीं, ये वर्टिकल आप ड्रॉ करेंगे। बेसिकली आप ऐसे देखेंगे इसको कि इस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है। लेकिन ये पता कैसे चलेगी हमें? ये तो हमें तब पता चलेगा जब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का पता हो। ध्यान से चीजों को सुनना है, मैं जितने भी अल्फाज यहाँ पे बोलूंगा। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो चीजों का। एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 8 और दूसरा ये जो कर्व बनी हुई है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये मुझे बता सकता है कि किसी भी अगर दो कर्व्स किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? जी, एनीवन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी, जहाँ पे कट हो रही हो दो लाइन से। नहीं, उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है? वो तो ठीक है आपकी बात, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बिल्कुल, इनको आपस में इक्वेट कर लें, यानी कि इनको आपस में सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हमें चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं ये जो y की वैल्यू है ना, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। यानी मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ कि y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करना है। आप ये y इज इक्वल टू 8 को यहाँ पुट कर दें। जब आप इसको इधर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए x की। तो मुझे बताएंगे कि x की वैल्यू कैसे आएगी? x के ऊपर तो क्यूब आ रहा है ना, तो दोनों साइड्स का क्या करेंगे? हाँ जी, क्यूब रूट लेंगे। इसका क्यूब रूट लेंगे, और जब हम x का क्यूब रूट लेंगे तो 8 का क्यूब रूट होता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है। अब मैं वापस आता हूं कि जो मैं बात कर रहा था कि इसमें जो x की लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट हैं। हमें लोअर लिमिट का पता चल गया, लेकिन हमें अपर लिमिट का इसलिए नहीं पता था क्योंकि हमें इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का नहीं पता था। हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 2, और हमने वैल्यू लिख देनी है y x की अपर लिमिट पे। एक काम तो हो गया। दूसरा है y की लिमिट्स बताना, y की अपर लिमिट और y की लोअर लिमिट्स। उसके लिए आपने रीजन को देखना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, अब y की दो लिमिट्स हैं। बॉटम टू टॉप आप देखेंगे तो y किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तो ये कर्व है ना y वाली, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाली, और दूसरी ये लाइन है। इन दोनों में से बॉटम साइड पे क्या है? कर्व है या लाइन है? इनमें से बॉटम साइड पे क्या, कौन सी चीज है? कर्व है या ये लाइन है? कर्व है ना। तो कर्व जब है तो उसमें y किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू क्या है? 0 नहीं भाई, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। आप इस कर्व को देखो, बॉटम साइड पर ये कर्व चल रही है, यानी इस रीजन को देखो। नहीं, आप उस चीज को ना बेसिकली देख रहे हो x की नजर से, वो नहीं देखना आपने। जब x की बात थी तो x की दोनों लिमिट्स क्या थी? कांस्टेंट, क्योंकि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की बात हो रही थी। अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की। उसमें अगर आपको कोई कर्व नजर आएगी ना, तो वो आपने वहां पर y को कांस्टेंट नहीं लेना, बल्कि आपने उस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो कि बाय चांस गिवन है आपके पास। इस कर्व की इक्वेशन तो आपके पास गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी इक्वेशन है ना, यही इसकी लोअर लिमिट है, एक्स क्यूब। और इसकी अपर लिमिट के लिए आपने इस लाइन को देखना है। तो मुझे बताएंगे इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 8। बिल्कुल, इट्स वेरी क्लियर कि ये 8 है। सो दैट इज हाउ we wrote the upper and lower limits of x and y for the vertical cross section। जी बिल्कुल, जिसमें x की वैल्यूज कांस्टेंट होंगी और y की वैल्यूज में से कोई एक या दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। और आपको पता कि dA किसके इक्वल होता है? dy dx के या dx dy के। तो मैं क्या लिखूं? dy dx लिखूं या dx dy लिखूं? dy dx। एग्जैक्टली, दैट वुड बी रिटन एज dy into dx। ठीक है, अब आपने बड़े सोच समझ के मुझे बताना है कि जब मैं हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा तो उसमें पहले लिमिट्स किसकी आएंगी और क्या आएंगी? अब आपको इसकी क्लियर कट समझ आ जाएगी। देखें, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में y कांस्टेंट होगा और y की लिमिट्स पहले आनी है।
तो मुझे कोई बता सकता है कि अब हमने बॉटम टू टॉप y को देखना है एज अ कांस्टेंट? ये वही आंसर है जो आपने मुझे पहले दिया था। आप इसके बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे आ जाएं और मुझे बताएं कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है। 0 0 हाँ जी, बिल्कुल। इस रीजन के बॉटम पॉइंट पर y की वैल्यू है 0 और इस रीजन के टॉप पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है? 8 8। आई थिंक दैट इज क्लियर। जी, सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, यहाँ पे हम कर्व क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन है ना। हमने ये चीज डिसाइड की है कि हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में जो y की लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट होंगी। तो जब y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा तो उस वक्त हम उसकी कांस्टेंट वैल्यूज को देखेंगे ना। आप मुझे यही क्वेश्चन यहाँ करती हैं कि हमने यहाँ पर x को तो इस हिसाब से लिया है, कर्व के हिसाब से, कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन y के लिए हमने कर्व यूज की है। बात समझ आ रही है दोनों का डिफरेंस? तो जो जी, सर। वेरिएबल आप देख रहे हो उसके हिसाब से आपने चलना है। हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन है, y विल बी कांस्टेंट। रीजन के बॉटम पे y की वैल्यू 0 है, रीजन के टॉप पे y की वैल्यू 8 है। क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा, अब उसके बाद x जो है ना वो वेरिएबल होगा, और x के लिए हम कैसे मूव करते हैं? x के लिए हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मुझे बताएं कि लेफ्ट साइड पर इस रीजन को किस चीज ने बाउंड किया हुआ है? लेफ्ट साइड पर 0 ने। 0 ने। x इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ना, ये वाली y एक्सिस वाली, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। एक चीज तो ये हो गई। और इस रीजन को राइट साइड से किसने बाउंड किया हुआ है? राइट साइड से इसको बाउंड किया हुआ है इस कर्व ने, इस कर्व ने। क्योंकि अब ये कांस्टेंट तो नहीं होनी ना, क्योंकि x हाँ, तो सर। वेरिएबल है। बॉटम इसकी लोअर लिमिट तो कांस्टेंट हो गई, वो तो 0 होगी, लेकिन अपर तो अब अपर तो कांस्टेंट नहीं अब होने वाली। अपर के लिए मुझे इस कर्व की इक्वेशन चाहिए x की फॉर्म में। मुझे कोई बता सकता है कि वो क्या बनेगी? क्यूब रूट ऑफ y। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। x के ऊपर क्यूब आ रहा है, इक्वेशन आपके पास मौजूद है लेकिन y की फॉर्म में। तो आपने अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आपने दोनों साइड्स का क्यूब रूट लेना है। तो अगर हम दोनों साइड्स का क्यूब रूट लेंगे तो यहां से हमारे पास y की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ y विल बी इक्वल टू x। और यही वो बात है जिसकी मैं यही वो इक्वेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जो कि अब x की फॉर्म में लिखी हुई है। x की वैल्यू आ गई y रेज़ टू पावर 1/3, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे y रेज़ टू पावर 1/3। और मुझे आप बताएंगे कि जो dA होता है वो क्या बनेगा? dx dy या एग्जैक्टली दैट वुड बी dx dy dx dy. So this is how you will write the region of integration into the limits of integration for vertical cross sections as well as for horizontal cross sections, जिसमें vertical cross section के केस में vertical सर, से एक- आपको जी मैं वही सर, बता रहा एक- हूँ। मैं पूरा मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने 9 to 18 क्वेश्चन में हमें रीजन्स दिए हुए हैं, ग्राफ बना के दिया हुआ है, जो कि हमें अगर खुद भी बनाना पड़े तो आपको आना चाहिए, लेकिन एनीवे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ग्राफ हमें दिया हुआ है, ग्राफ को देखकर हमने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करना है, क्योंकि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होता है? एक्स की लिमिट्स में और वाई की लिमिट्स में। और एक्स और वाई की लिमिट्स क्वेश्चन में नहीं दी हुई, बल्कि हमने ग्राफ से देखनी है। लेकिन दो तरह से हमने लिखनी है, एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के जरिए, दूसरा हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन के जरिए। आपने 15.1 की थी, आपको याद होगा कि हम dx और dy की जगह चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें दोनों तरह से लिखना आना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की, तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास x की वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं। ठीक है। तो आपको वैसे भी पता है कि अगर हम कोई वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें x कांस्टेंट होता है, बल्कि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन ही यही होती है, x इक्वल टू सम कांस्टेंट। आपको वहां से भी गेस ज़हन में आना चाहिए कि वर्टिकल लाइन में क्या चीज कांस्टेंट होती है? x कांस्टेंट होता है। तो याद रखिएगा कि जब हम बात करेंगे वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की, तो उसमें जो x है ना, उसकी लिमिट्स कांस्टेंट होंगी और पहले आएंगी। जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन की, तो उसमें y की लिमिट्स कांस्टेंट होंगी और पहले आएंगी। तो एक तो चीज ये याद कर लें, कहीं पे नोट कर लें। अब बात है उनको लिखने की। लिखना कैसे है? लिखना है रीजन को देख के। जब हम रीजन को देखते हैं तो मैंने भी कहा कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में हमने x को ले लेना है कांस्टेंट, और उसकी लिमिट्स कांस्टेंट होंगी और वो पहले आएंगी। तो x की लिमिट्स को आपने देखना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, के जो रीजन आपने शेड किया हुआ है उसके लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर
x के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो ये तो वैसे ही स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ना, तो इस पूरी स्ट्रेट लाइन पर x क्या होता है, x तो वैसे इस पे 0 होता है, तो इसलिए जो x की जो लोअर लिमिट है वो 0 होगी। रीजन के राइट साइड पर हम मूव करते हैं, रीजन के राइट मोस्ट पॉइंट पर x के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो जब हम मूव करते 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 इस राइट मोस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पॉइंट है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स y is equal to 8 and y is equal to x cube। हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी 2, तो इसलिए ये पॉइंट बना 2 8, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि जो राइट मोस्ट पॉइंट है वहां पर x की वैल्यू है 2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब आती है y की बारी। y के लिए आपने मूव करना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है। अगर मैं नीचे की तरफ देखता हूं तो मुझे ये कर्व नजर आती है नीचे वाली साइड पे, मुझे कोई लाइन वगैरह नजर नहीं आ रही, इट्स वेरी क्लियर। लेकिन जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूं तो पूरा रीजन बाउंड हुआ है बाय अ सिंगल लाइन। तो इसका मतलब है कि जब टॉप की बात करेंगे अपर लिमिट की तो सिर्फ y is equal to 8 आएगा, जैसा कि ये लिखा हुआ है। लेकिन जब हम बात करेंगे बॉटम की तो बॉटम को देखते हुए मुझे ये कर्व नजर आ रही है कि y की जो बॉटम लिमिट है ना, लोअर लिमिट, उसके लिए ये कर्व की इक्वेशन यूज होनी है जो कि y की फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, और बाय चांस वो y की फॉर्म में लिखी हुई है y is equal to x cube, तो ये x cube को मैंने यहाँ लिख दिया। अब चूंकि ये x y की लिमिट्स हैं तो इसलिए dy पहले आएगा और dx बाद में आएगा। इसी रूल को फॉलो करते हुए मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखा है फॉर द हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। सर ये बी वाला पार्ट समझा दें दोबारा। डी ए वाला नहीं सर जी, ये जो नीचे आपने बी वाला पार्ट लिखा है, इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 8। हाँ जो अच्छा, जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे साथ में, बी में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन को। और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में क्या चीज कांस्टेंट होगी, y सर y कांस्टेंट होगा। y कांस्टेंट होगा ना, और y की लिमिट्स पहले लिखी जाएंगी। अब आपने जब y कांस्टेंट होगा तो उसको कैसे देखनी होती है y की लिमिट्स, आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है। आपने इस रीजन के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर देखना कि y क्या है। इसका सबसे जो डीप पॉइंट है ना वो ये, इस रीजन का, इस पॉइंट पर y के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस पॉइंट पर y है 0, तो इसकी लोअर लिमिट आ गई 0। और इस रीजन के टॉप मोस्ट पॉइंट पर y के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, टॉप मोस्ट वो ये है। इस पूरी लाइन पर y के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, y की वैल्यू है 8, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 8। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। जब y कांस्टेंट है तो जो बिल्कुल बॉटम पॉइंट है वहां पे y की वैल्यू देखनी है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर y की वैल्यू देखनी है, तो आपके पास y की लिमिट्स आ जाएंगी। जब x की बात हो रही है तो आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करना है, और हमने देखना है कि लेफ्ट साइड से रीजन कैसे बाउंड हुआ है और राइट साइड से रीजन कैसे बाउंड हुआ है। अगर मैं लेफ्ट साइड से देखता हूं तो रीजन बाउंडेड है बाय अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो है x is equal to 0, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है जो कि y एक्सिस एक्चुअली, तो इसलिए इसकी बॉटम लिमिट बनी 0। जब मैं राइट साइड पर मूव करता हूं तो मुझे एक कर्व नजर आती है, और इस कर्व की इक्वेशन अब मुझे चाहिए x की फॉर्म में, जबकि ये y की फॉर्म में दी हुई है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने दोनों साइड्स का क्यूब रूट लिया, तो मेरे पास y की पावर 1/3 आ गई। That would be the upper limit of this integration. सर बट जब आपने ऊपर ए पार्ट में किया था तब आपने y की बारी सर आपने कर्व को देखा था। बिल्कुल, क्योंकि अगर सर ये मैं बॉटम से डिफरेंशिएट बिल्कुल बिल्कुल जब मैं बॉटम से टॉप की तरफ मूव करता हूं तो y की कम से कम एक लिमिट वेरिएबल आनी है, ये ज़हन में रखिएगा। चले मैं कहता हूं कि मैं देखता नहीं हूं बॉटम पे, पहले आप पहले टॉप पे देख लें। आप मुझे बताएं कि आपको टॉप पे क्या नजर आ रहा है अगर मैं y की अपर लिमिट की बात करता हूं। ये जो रीजन है इट इज बाउंडेड ऑन द अपर साइड बाय व्हाट, मेरा ये क्वेश्चन है, बाय अ स्ट्रेट लाइन, राइट। दिस रीजन इज बाउंडेड अबव बाय अ स्ट्रेट लाइन, और उसकी इक्वेशन क्या है, y is equal आपको to 8। हाँ y is equal to 8 है ना, ये मैंने 8 लिख दिया। अब आपको मैं हिंट दे देता हूँ। अब ये आपको 8 ये बता रहा है कि अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आना, ये कंफर्म है। कांस्टेंट क्यों नहीं आना, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर रीजन थोड़ी है, ठीक है। यही डिफरेंस है कि ये कोई रेक्टेंगुलर रीजन नहीं है, बल्कि अगर आप ये गौर करें तो ये एक अजीब सा रीजन बन रहा है। इसलिए वो जो
डिफरेंस आ गया है नॉन रेक्टेंगुलर रीजन का, वो आपने ये बॉटम वाली कर्व देखी है, बॉटम कर्व। ओके आपको सर, देखो ना, समझ आया। आई थिंक Thank you, क्लियर हो sir. गया। मुझे नो करें प्रॉब्लम। मुझे ना अपना जी और कोई क्वेश्चन जी किसी का? स्टूडेंट आईडी है और शनाख्ती कार्ड नंबर CNIC वो मुझे ठीक है जी, मैसेज कर दे पुलिस को। इसको बड़े ध्यान से दोबारा से देख लीजिएगा। मैंने कोशिश नहीं की है कि आपको बड़े आसान अल्फाज में ये चीज क्लियर कर दूं। जी अफीफा। सर जी सर सकलैन। सर ये जो हमने ए पार्ट की जो दूसरी सकलैन X अपने आप को जो- अनम्यूट रखो। जी जी सर ये सकलैन जो खुद को हमने अनम्यूट रखो। सर ये जो हमने ए पार्ट की दूसरी इंटीग्रेशन लिखी है x क्यूब से 8 तक, जी जी ये नहीं समझ आ रही। ये तो x क्यूब तो आ गया y, तो ये जो हमने ऊपर और नीचे ये क्या सीन सर, हमने ये तो हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसको हमने नहीं, x क्यूब नहीं कैसे सकलैन, लिख दिया? सकलैन ये पॉइंट नहीं है, ये कर्व है। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये एक कर्व बनी हुई है जो कि आपके सामने है, ये ब्लू वाली, ये पॉइंट नहीं है, ये पूरी कर्व है। समझ आ रही है सकलैन? ठीक है सर। हाँ, आप ज़हन में रखिएगा कि जब नॉन रेक्टेंगुलर रीजन की बात हो रही है तो उसमें कम से कम एक लिमिट, जो वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसकी लिमिट्स वेरिएबल में होंगी, कम से कम उसकी एक लिमिट में वेरिएबल आना है। ये जब आप 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे कर लेंगे आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस क्या है इसमें। तो इसलिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा आप फोकस ना करें। जी अफीफा बोले, आपने कुछ पूछना तो? सर पूछना तो नहीं है, मैंने आपसे अटेंडेंस का कहना है। उस वक्त जी, मैंने मैं पहले- क्लास ज्वाइन नहीं की थी, नेट नहीं था आ रहा। मैं पहले लेक्चर एंड कर लूँ उसके बाद देखते हैं। ओके सर। जी, तो आगे प्रोसीड करते हैं। मैं आपको जो क्वेश्चन बेसिकली करने हैं मैं आपको वो बता दूं, क्योंकि ये मैं आपके लिए ही सारी रिवीजन कर रहा हूँ। टू रीड द ग्राफ, टू ड्रॉ द ग्राफ, व्हाटएवर यू कैन से। आप इसमें देखेंगे कि आपको जो मैंने अभी बोला है वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा, जो कि मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 भी कर दिया है, जिसके अंदर 2 पोर्शन बन रहे हैं। अगेन आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, और अगर आपको समझ ना आए तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट द इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक ये चंद क्वेश्चंस हैं जिसमें बेसिकली कोई ऐसी बात नहीं है सिवाय इसके 15.1 में, और इन क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं है। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ ये सिर्फ 2-3 मिनट की बात है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपने स्केच भी करना है रीजन को। देखो आपकी क्वेश्चन जी जी सर स्केच करने के बाद इंटीग्रल्स निकालने के बाद सर उन्हें इवैल्यूएट भी करना जिस तरह 15.1 हाँ, में किए थे। ये देखो, ये आप मैं पूरी स्क्रीन शो कर देता हूँ, अगर आप नोट करो तो ये वही चीज है ना। अगर आप गौर करो तो ये पूरी स्क्रीन आपके सामने है। क्वेश्चन सॉल्व हुआ है जैसे हम 15.1 में करते हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन फर्क कहाँ पे आ गया? फर्क आ गया इस चीज में कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये रीजन ड्रॉ किया है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको 15.1 में मैंने आपको एक बनाकर दिखाया ना रीजन, जब वो रेक्टेंगुलर रीजन था। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि जो पहली वाली लिमिट्स हैं वो किसकी हैं, आप मुझे बताएंगे। जो ये वाली फर्स्ट वाली लिमिट्स हैं, ये वाली, ये किसकी हैं? x की लिमिट्स हैं। और सेकंड वाली किसकी हैं? y की हैं। तो आप इनको लिख लो अपने पास। ठीक नहीं आ रही स्क्रीन ठीक नहीं आ रही सर, ये ना थोड़ी सी वो स्लांटेड आ रही है, ठीक नहीं आ रही। चले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब ठीक है? सर स्क्रीन ना थोड़ी सी स्लांटेड आ रही है, जैसे वो 30 के एंगल पे सारी स्क्रीन चली गई है। चले मैंने इसको स्टॉप शेयरिंग की है, दोबारा से करता हूँ। ठीक है जी सर, अब ठीक है, थैंक यू। चले नो प्रॉब्लम जी। अब देखें कि सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपने इन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ना है कि ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू पाई, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0, और ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू पाई, y इज इक्वल टू x। कितनी लिमिट्स बनी? हाँ जी, ये बनी 4। आपने इन चारों के ग्राफ ड्रॉ कर देने हैं। y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, x इज इक्वल टू पाई का मतलब है वर्टिकल लाइन जो कि पाई में से पास कर रही है, और y इज इक्वल टू x का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन जो कि पहले क्वाड्रेंट के मिड से पास कर रही है। जब आप इन चारों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उनको जो मिलाने से जो रीजन बनेगा वो ये बनेगा, एंड दैट्स इनफ।
to explain the region of integration, which is our triangular region. The next thing is the same as you did in 15.1 कि आपने सिर्फ उसको इंटीग्रेट करना है just like you do. So this is the same practice जो कि आपने पहले की हुई है. ठीक है? So this concludes the discussion from my side.